तो अगर हम सेक्स के हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो देखिए सेक्स हमारे अच्छा। हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही साथ हमारे बीपी को रेगुलेट करता है। ओके। सेक्स जब व्यक्ति करता है और जब इजैकुलेट करता है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन। हार्मोन ओके। रिलीज होता है जो आदमी को एक सेटिस्फैक्शन की एक भावना देता है, साथ में एक अच्छी स्लीप देता है। ग्रास इज ग्रीनर व्हेन यू वाटर इट, लाइफ इज हैप्पियर व्हेन यू हैव सेक्स इन इट। कहा जाता है समभोग। अगर आप इसकी शब्दावली पे ही गौर करो तो इसके शब्द से इसका अर्थ क्लियर हो जाता है कि सम मीन्स सामान एंड भोग मीन्स सुख। कि सामान्य तौर पे दोनों पार्टनरों को सुख प्राप्त होना चाहिए, वो एक अच्छी आइडियल सेक्स टाइमिंग हो सकती है। अगर किसी भी व्यक्ति का पीनिस साइज 2 इंचेस तक का भी है ऑन इरेक्शन तो बहुत काफी है फीमेल को सेटिस्फाई कर। कि कालात कर्मणाम योगोहीन मिथ्या अतिमात्र का, अच्छा, सम्यक योगशच विज्ञे हो, इसका अर्थ? रोग आरोग एक कारणम। यानी कि किसी भी चीज का अति योग, हीन योग या मिथ्या योग मीन्स आप उसे मिसयूज करेंगे तो वो आपके शरीर में रोग का कारण बनता है। ओके। सेम ये रूल आपका मैस्टरबेशन पे भी अप्लाई होता है कि ये जो जिंदगी है इसमें सेहत का होता रोज स्टाइल है और सारी प्रॉब्लम की जड़ ये बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल। हेलो, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक रेडियो के वीकली हेल्थ शो हेलो डॉक्टर में, जहां बात होती है आपकी और हमारी सेहत की। एक कपल के बीच इंटीमेसी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे एक दूसरे से इमोशनली बातचीत शेयर करना। इसी में आती है फिजिकल इंटीमेसी, जिसे लेकर थोड़ा सा हमारे समाज में आज भी स्टिग्मा है। हम सेक्सुअल हेल्थ को लेकर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं बातचीत करने में, लेकिन ये एक ऐसा सेक्शन भी है जिसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं और बीमारियों के बारे में लोग एक्सपीरियंस तो करते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आती है। तो आज इन्हीं सारी मिथ्स को बस्ट करते हुए इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं डॉक्टर सारांश जैन। हेलो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर सारांश जैन MBBS MD PhD इन सेक्सुअल मेडिसिन है। सीनियर कंसल्टेंट है इस वक्त डॉक्टर SK जैन बर्लिंगटन क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, लखनऊ और मुंबई में ये दोनों जगह पर है। सर अपनी फील्ड में वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। डॉक्टर, हम ऑनलाइन या ऑफलाइन भी अगर कहें, हम ये देखते हैं, पढ़ते हैं कि किसी भी इंसान की इंटीमेट लाइफ उसकी लाइफ के कई दूसरे एस्पेक्ट्स को बहुत इम्पैक्ट करती है। तो पहला तो सवाल बिल्कुल बेसिक से ही समझते हैं, अब सेक्सुअल लाइफ की, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स की क्या इम्पोर्टेंस है किसी के जीवन में, क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं सेक्स के? देखिए सेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दो पार्टनर्स के बीच में, कपल्स के बीच में, बिकॉज ये उनकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इन सभी से ज़्यादा जो पार्टनर्स में एक बॉन्डिंग होती है लव की, वो तभी स्ट्रांग होती है जब उसमें एक सक्सेसफुल सेक्स होता है। क्योंकि अगर सेक्स कहीं ना कहीं लैक कर रहा है ना, या उनका कोई परफॉर्मेंस ओके नहीं है या कोई और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से अगर प्रॉपर सेक्स अगर रिलेशनशिप में नहीं है तो कहीं ना कहीं कपल्स की बॉन्डिंग का फ़र्क डायरेक्ट या डायरेक्ट, आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उस पर पड़ता है। हम्म। और जहाँ तक बात हम करते हैं कि सेक्स के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, तो देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और मुझे एक लाइन याद आ रही है इसमें कि देखिए ग्रास इज़ ग्रीनर व्हेन यू वाटर इट, लाइफ इज़ हैप्पियर व्हेन यू हैव सेक्स इन इट। ओके। कहने का मतलब है कि देखिए घास भी हरी भरी रहती है जब हम उसे पानी देते हैं, और ज़िंदगी भी हरी भरी और रस भरी रहती है जब हम सेक्सुअली फिट बने रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि देखिए सेक्स के अपने बहुत सारे पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जिसमें सबसे पहले देखिए सेक्स आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। अगर आपके अगर आप वीक में अराउंड स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर 2 टाइम्स इन अ वीक अगर आप सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं अपने पार्टनर के साथ तो आपकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। ओके। इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीजेस कम हो जाता है। हम्म। इसी के साथ आप सेक्स जो है वो आपकी बीपी को भी रेगुलेट करता ओके। है ना। और इसमें फिर क्या है कि सेक्स आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज जब आप सेक्सुअली इंडल्ज होते हैं तो आईजीए एंटीबॉडी रिलीज होती है,
जो कि आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग बनाती है। IgA एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है, ओके विच प्लेज अ मेजर रोल इन द इम्यूनिटी पावर, ओके है ना। सेक्स आपके जब आप सेक्स करते हो, है ना, तो आपको ऐसा स्टडीज़ में देखा गया है कि सेक्स इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। हम्म मेंस में अगर हम देखें तो 4.1 कैलोरी पर मिनट बर्न होती है, अच्छा और वहीं अगर हम फीमेल्स में देखें तो 3.2 अराउंड पर मिनट फीमेल्स में कैलोरी बर्न कैलोरी होती बर्न है। होती तो है, इट इज़ ऑल्सो अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ओके इसी के साथ जब आप सेक्स में इजैकुलेट करते हो तो आपका एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम प्रोलैक्टिन हार्मोन बोलते हैं, जो कि आपको एक अच्छी स्लीप देता है, एक सेटिस्फैक्शन की एक भावना देता है। इसी के साथ जब सेक्स आपका होता है तो कई सारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ओके जिसमें आपका मेजरली डोपामीन, हम्म ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। अगर हम डोपामीन की बात करें तो वी ऑल नो कि इट इज़ अ मोटिवेटर, हम्म है ना। ये हमको मोटिवेट करता है लाइफ में अपने गोल्स के लिए, ठीक है। एक सेटिस्फैक्शन और आपकी फील गुड की एक भावना देता है। हम्म ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन रिलीज होता है, ये हमारे लव मेकिंग को और बॉन्डिंग को कपल्स के बीच में और स्ट्रांग करता है। ओके साथ ही साथ ऑक्सीटोसिन आपका जब रिलीज होता है तो आपका बीपी भी रेगुलेट करता है, अच्छा है ना। ये आपके लोअर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। हम्म और आपका जो सेरोटोनिन है, ये आपको एक अच्छी स्लीप देता है, आपकी अच्छी मेमोरी करता है ना। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। ओके साथ में जब एंडोर्फिन रिलीज होता है तो एंडोर्फिन कहते हैं कि इट इज़ अ पेन रिलीवर, हम्म है ना। तो अपने अपने बेनिफिट्स हैं इसमें। इसी के साथ मेंस में ये प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क से हमको बचाता है। अच्छा या एंडोर्फिन्स नो नो आपका जब आप सेक्स करते हो हम्म तो प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस की रिस्क कम हो कम जाती होती है। है, या ओके तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड फॉर्म ऑफ कि कह सकते हैं कि हमको ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बहुत अच्छा बेनिफिट दे रहा है। ओके तो देखिए, लोगों को सेक्सुअल लाइफ पे अपने ध्यान देना चाहिए, है ना। और उनको, क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो अगर आप सेक्सुअली एक्टिव बने रहोगे तो ये सभी हेल्थ बेनिफिट्स को आप अपनी लाइफ में उसका फ़ायदा आप ले सकते हो, एंड जो आपको हेल्दी रहने में बहुत मदद करे। अच्छा डॉक्टर, ये तो हमने हेल्थ बेनिफिट्स की बात कर ली। अब टाइमिंग पर आते हैं। बहुत से लोग इस चीज़ को लेके भी कंफ्यूज रहते हैं, या ये कहें कि मिस इन्फॉर्म्ड भी हैं कि सेक्स की एक आइडियल टाइमिंग क्या होनी चाहिए। देखिए, वैसे तो चेतना जी, मैं एक बात ये कहूँगा कि टाइमिंग के लिए, कि देखिए, कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट टूल। कि आपको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए कि जो है भई, आप वेदर यू हैव अचीव द ऑर्गेज़्म, आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। हुँ, और आपको एक अच्छी आइडियल सेक्स टाइमिंग, मेरे हिसाब से, जो मैं अपने पेशेंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ और जो मैं देखता हूँ, कि वही हो सकती है कि जिसमें दोनों पार्टनर इक्विवेलेंट तौर पे ऑर्गेज़्म को अचीव करें। ओके। देखिए, कहा जाता है समभोग। हुँ, अगर आप इसकी शब्दावली पे ही गौर करो तो इसके शब्द से ही इसका अर्थ क्लियर हो जाता है कि सम मीन्स सामान एंड भोग मीन्स सुख। हुँ, कि सामान्य तौर पे दोनों पार्टनरों को सुख प्राप्त होना चाहिए, वो एक अच्छी आइडियल सेक्स टाइमिंग हो सकती है। ओके। बट 2006 में एक स्टडी हुई थी जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन में, तो उन्होंने कुछ पैरामीटर्स दिए इसके, कि जो कि ये सजेस्ट करता है कि अगर लेस देन 3 मिनट हुँ, है ना, तो इट इज़ प्रॉब्लमेटिक। अच्छा। और अगर 3 to 7 मिनट्स है, हुँ, देन दैट इज़ एडिक्वेट। ओके। और अगर 7 to 13 मिनट्स है, तो हुँ, दैट इज़ डिज़ायरेबल। ओके। बट अगर 10 to 30 मिनट्स है, तो इट्स टू लॉन्ग। अच्छा, तो मतलब हमारे पास कम का भी आँकड़ा है और टू लॉन्ग का भी आँकड़ा जी है। जी जी। ओके। बट देखिए, क्या होता है कि अक्सर लोग जब इन पैरामीटर्स को देखते हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं, हुँ, तो वो जब इन पैरामीटर्स को देखते हैं, मैं देखता हूँ कपल्स में कि दोनों पार्टनर सेटिस्फाई हो रहे हैं, एवरीथिंग इज़ ओके। बट हस्बैंड की क्या कंप्लेन होती है कि सर, मैं तो 13 मिनट से ज़्यादा लॉन्ग ही नहीं करता हूँ, मैं तो घड़ी देख के रिलेशन बना रहे हूँ। हुँ, तो दैट इज़ रॉन्ग। हुँ, आपको घड़ी देख के रिलेशन नहीं बनाना है, आपको ये देखना है कि आपका पार्टनर कितनी देर में सेटिस्फाई हो रहा है। हुँ, अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, हुँ, बहुत अच्छी आपकी थेरेपीज़ हैं, टेक्निक्स हैं। वो जब आप एक्सपर्ट से मिलेंगे
है ना? तो अपने पार्टनर के अकॉर्डिंगली अपनी टाइमिंग को मैच कराइए, वही एक अच्छी और आइडियल सेक्स टाइमिंग आपके लिए हो सकती है। Basically, both the partners should get the equal level of pleasure and satisfaction by the end, right? So that is the ideal Yeah. duration. Yeah. Okay. तो डॉक्टर, हमने सेक्स टाइमिंग्स की बात की, लेकिन आजकल की समस्या ये है कि दोनों ही पार्टनर्स अक्सर अपनी अपनी ज़िंदगियों में, अपनी अपनी इंडिविजुअल लाइफ में अलग अलग कारणों से काफ़ी बिजी भी रहते हैं। तो मतलब एक एक डिनर टेबल पे ही साथ आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफस्टाइल के कारण हमें इंडिविजुअली परेशान करती है, जैसे ओबेसिटी वगैरह की अगर हम बात करें। तो ऑल ओवर मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स किस तरह हमारी इंटीमेट लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात अपने पेशेंटों में अक्सर कहता हूँ कि ये जो ज़िंदगी है, इसमें सेहत का होता रोज ट्रायल है, और सारी प्रॉब्लम की जड़ ये बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल। आज लोगों का लाइफस्टाइल इतना बिगड़ा हुआ है करेक्ट। कि जिसमें हम जब देखते हैं कि उनकी सेक्सुअल हेल्थ का जो मेन कारण होता है, अक्सर पेशेंटों में वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स निकल के आते हैं, जिसमें मेनली तौर पे हाई बीपी है, डायबिटीज़ है, और आपका ओबेसिटी है। ओके। मेनली इन 3 प्रॉब्लम्स के केसेस ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ओके। अब अगर हम हाई बीपी की अगर हम बात करें, है ना, तो हाई बीपी में होता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये हार्डन होने लगती हैं, है ना, डैमेज होने लगती हैं और नैरो हो जाती हैं। बेसिकली वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। या ओके। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब यही हुआ कि आर्टरीज नैरो हो जाएंगी, हार्डन हो जाएंगी, जिसके कारण प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो में ब्लड प्रॉब्लम फ्लो में आएगी। दिक्कत आती है। और जब ये ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है तो वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अच्छा। या ओके। तो और इसी के साथ जो बीपी में लोग दवाइयाँ खाते हैं, अक्सर पेशेंटों को डायूरेटिक्स प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। तो डायूरेटिक्स के भी और बीटा ब्लॉकर्स के भी अपने अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। अच्छा। या कि भाई बीपी की दवा तो खा ही रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है कि डॉक्टर का वो दवाइयाँ देना मजबूरी है उसकी मेडिकल कंडीशन देखते हुए, खाना पेशेंट की मजबूरी है, बट उसके भी अपने एक पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अच्छा। अगर हम बीटा ब्लॉकर्स की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो पेनिस में नर्व कंडक्शन होता है उनको कहीं ना कहीं ब्लॉक करते हैं। नर्व कंडक्शन। मतलब नर्व इम्पल्स जो होता है, जो प्रॉपर इरेक्शन के लिए वर्क करता है, भाई देखिए, हाँ। इरेक्शन के लिए एक अच्छा नर्व इम्पल्स होना चाहिए, एक प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, तब आपका प्रॉपर इरेक्शन होता है लोगों में, ओके। है ना। तो क्या होता है कि बीटा ब्लॉकर्स इस नर्व इम्पल्स को कंडक्शन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। अच्छा। या मतलब बीपी तो कह सकते हैं कि ना सिर्फ बीमारी बल्कि उसकी दवाई भी आपकी सेक्सुअल लाइफ को इम्पैक्ट कर या रही है, बिगाड़ हैं, रही है। साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके। हम्म। साथ ही में अगर हम डायूरेटिक्स को देखें, हम्म। है ना, तो ये ब्लड में जिंक को कम करते हैं। हम्म। एंड टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन हम्म। है ना, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होने के लिए जिंक की रिक्वायरमेंट होती है। हम्म। जब जिंक कहीं ना कहीं डेफिशिएंट हो जाएगा हम्म। तो प्रॉपर आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा। जब टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसके इफ़ेक्ट्स आदमी की सेक्सुअल हेल्थ पे, है ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ आपका लॉस ऑफ लिबिडो की प्रॉब्लम आ जाती है। लिबिडो। लॉस ऑफ लिबिडो मतलब सेक्सुअल डिज़ायर, लॉस ऑफ अच्छा। सेक्सुअल डिज़ायर, ओके। क्योंकि देखिए टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल डिज़ायर करेक्ट। इन द मेंस। साथ में अगर हम फीमेल्स की बात करें हम्म। तो जब ये प्राइवेट पार्ट्स में, प्राइवेट ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो लिमिट होने लगता है तो उनमें वजाइनल ड्राइनेस की समस्या आने लगती है। हम्म। इसी के साथ आपका लैक ऑफ अराउजल, हम्म। अराउजल में दिक्कत आएगी, एंड ऑर्गेज्म अचीव करने में उनको दिक्कतें आने लगती प्रॉब्लम आती हैं। है। हम्म। तो ये कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बीपी बीपी, के हाँ, बीपी के पर्टिकुलरली। पेशेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। तो उसके लिए अपने बीपी को कंट्रोल रखें, प्रॉपर मेडिकल हेल्प को सीख करें, और अगर सेक्सुअली कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ट्रीटमेंट सीख करें। देयर आर वेरी गुड मेडिसिन्स जो कि आपको साइमल्टेनियसली मेंटेन रख सकती हैं। ओके। इसी के साथ अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो देखिए, बोस्टन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है जो कि ये सजेस्ट करती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को आज की डेट में डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है तो आने वाले 5 से 10 सालों में वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का पेशेंट होगा। अच्छा, ये दावा किया गया है स्टडी में। ये स्टडी में ऐसा बताया गया ओके। है ना। और साथ ही साथ आपका क्या है कि देखिए, डायबिटीज़ करता क्या है।
डायबिटीज़ जो ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, इनको कहीं ना कहीं डैमेज करता है। हम्म, अगर शुगर लेवल्स किसी भी व्यक्ति के कंट्रोल नहीं है तो धीमे धीमे डायबिटिक न्यूरोपैथी की समस्या उसके अंदर उत्पन्न होती हम्म, है ना, जो कहीं ना कहीं आपका प्राइवेट पार्ट्स की आर्टरी और नर्व्स को भी साथ में इफेक्ट करती बात कहती है। ब्लड फ्लो लिमिट होने लगता है। हम्म, देखिए, एक अच्छे इरेक्शन के लिए, एक लोगों की अच्छी सेक्सुअल हेल्थ के लिए मेंस में एक अच्छे हार्मोन्स की ज़रूरत है, एक ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत है, एक अराउजल की ज़रूरत है। हम्म, तो देखिए, शुगर के मरीज़ों में, है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक अच्छा अराउजल भी है, अच्छे हार्मोन्स भी हैं, बट आपको इरेक्शन भी हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी। हम्म, सो लोगों को शुगर अपनी मेंटेन रखनी चाहिए, जिससे कॉम्प्लिकेशंस से वो बच सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल ब्लड शुगर काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल कर देता है। करेक्ट। फिर तीसरी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में हम लोग समस्या देखते हैं, वो है ओबेसिटी की। हम्म, देखिए, ओबेसिटी में होता क्या है कि पूरी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, हम्म, और इसी के साथ प्राइवेट ऑर्गन्स के अराउंड भी बहुत सारा फैट एक्यूमुलेट होता है। ओके। जब ये फैट एक्यूमुलेट होने लगता है तो ब्लड सर्कुलेशन लिमिट हो जाता है, आर्टरीज पे प्रेशर पड़ता है, साथ में हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, क्योंकि जो भी व्यक्ति ओबीज होगा उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा ही बढ़ा होगा। हम्म, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से अथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम आने लगती है। हाँ, एथेरोस्क्लेरोसिस की। उसमें होता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर प्लेग जमा होने लगते हैं, हाँ, जिसके कारण आपका जो ब्लड फ्लो है वो इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट होता है। तो जब वो ब्लड फ्लो इम्पैक्ट होता है तो फिर वही इरेक्शन की प्रॉब्लम आने लगती है। हम्म, साथ में जो ओबीज लोग होते हैं उनमें जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, ये रिएक्ट कर जाता है, आपका एक एंजाइम होता है पेरिफेरल एरोमेटेज, अच्छा, ये इससे रिएक्ट होके और फीमेल सेक्स हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में, अच्छा। जिसके कारण आप अक्सर ओबीज लोगों में देखोगे कि जो उनके ब्रेस्ट होते हैं हम्म, वो बल्की होते हैं, हम्म, हैवी होंगे और हम्म, फेमिनिश कैरेक्टर के होते हैं। करेक्ट। इसी के साथ उनके जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं, हम्म, है ना, वो आपके इन्वर्टेड ट्रायंगल के होते हैं। यूजुअली नॉर्मल जो प्यूबिक हेयर्स मेंस में होने चाहिए वो अपराइट ट्रायंगल शेप के होते हैं, हम्म, लेकिन मेंस में जो जो लोग ओबीज हैं उनमें ये आपका जो है परेशानी इन्वर्टेड ट्रायंगल में प्यूबिक दिखाई हेयर्स देती है। देखने के लिए मिलेंगे आपको। ओके, मतलब ये तो अगर समझे तो टेस्टोस्टेरॉन एक तरह से एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज आल्सो ट्रिगरिंग Triggering, द फीमेल कैरेक्टर बायोलॉजिकल right. कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर बॉडी। इसी के साथ आपका एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, अच्छा। ये हार्मोन इंक्रीज हो जाता है ओबीज लोगों में। ओके। जब ये इंक्रीज हो जाता है तो आपके ब्लड में जो भी टेस्टोस्टेरोन अवेलेबल होता है ये उसको बाइंड कर लेता है। बाइंड कर लेता है मतलब? मतलब भाई उसका काम है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, है ना, हम्म, उसका काम ही है कि वो जो भी आपके सेक्स हार्मोन्स हैं उनको बाइंड करके, हम्म, है ना, तो जब वो बॉडी में अवेलेबल ही नहीं रहेगा ब्लड में तो हम्म, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, अच्छा। जिसके कारण फिर आपका लॉस ऑफ लिबिडो की समस्या, कि सेक्सुअल डिजायर ना होना, प्रॉपर इरेक्शन ना आना, करेक्ट। फीमेल्स में अराउजल इश्यूज आ जाएंगे, हम्म, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है फीमेल्स प्राइवेट ऑर्गन्स में, अच्छा। क्लिटोरिस में और आपका निपल्स में, ब्रेस्ट में एक सेंसेशन प्रोवाइड करने का। हम्म, जब ये चीज़ें आपकी एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगी, टेस्टोस्टेरोन मिलेगा ही नहीं, तो दिक्कतें उत्पन्न होने लगती हैं। हमने ओबेसिटी और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात की, लेकिन इसके अलावा अगर कोई इंसान मतलब इन सारी बीमारियों से ग्रसित नहीं भी है, तो उसके लिए उसका जो बॉडी इमेज है वो भी एक प्रॉब्लम बन सकता है। जैसे पुरुषों में ज़्यादातर ये देखने के लिए मिलता है कि पीनस साइज़ को लेके बहुत तरह के मिसकंसेप्शन होते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन मतलब एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या इनका सच में कोई इम्पैक्ट पड़ता भी है या नहीं? देखिए, पीनस साइज को लेके बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के बीच। मैं बताऊं, मेरी ओपीडी में दिन भर में हर दूसरा पेशेंट इस समस्या के साथ आता है मेरे पास, और आपको जान के हैरानी होगी कि जब हम लोग उनकी केस हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशंस करते हैं, तो जो हमारे मेडिकल पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, हुँ, और फिर भी वो मेरे हिसाब से पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट और कितना पैसा बर्बाद करके आता है। हुँ, और फिर जब वो हमारे पास आके ये बताता है कि सर मैंने ये ट्रीटमेंट लिया, इस नीम हकीम के चक्कर में लिया और इतना पैसा मैंने बर्बाद कर दिया, तो हम लोग को भी बड़ा अफसोस होता है
कि कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश में सेक्स एजुकेशन लैक कर रही है। देखिए, ये एक बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है जो लोगों को समझना चाहिए। मैं अपने हर एक पेशेंट को इस पे स्पेशल काउंसल करता हूँ ताकि मैं उनको एक राइट एजुकेट कर पाऊँ और उनको इस भ्रांति से बाहर निकाल पाऊँ। देखिए, बेसिकली होता क्या है कि जो फीमेल की वजाइना होती है, दैट इज़ उसकी जो एवरेज डेप्थ होती है वो 6 इंचेस होती है, जिसमें जो आउटर 2 इंचेस का जो पार्ट होता है प्लस आपका एक्सटर्नल जेनाइटिला जैसे क्लिटोरिस है, तो सिर्फ इसमें ही नर्व सेंसेशन होता है जो वुमेन को प्लेजर अचीव कराता है। ओके। और जो आपका इनर पोर्शन होता है अराउंड 4 इंचेस, दैट इज वर्चुअली इनसेंसिटिव। मतलब उसमें कोई भी सेंसेशन नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति का मिनिमम पीनिस साइज अगर 2 इंचेस का भी है तो वो बहुत काफ़ी है फीमेल को सेटिस्फाई करने के लिए। क्योंकि देखिए, लोग साइज के ऊपर जाते हैं। अक्सर क्या होता है, लोग पॉर्न देख के कहीं देख लिया, सुन लिया, है ना, क्योंकि आजकल एवरीथिंग इज ओपन, है ना, एवरीथिंग इज वेरी इजली अवेलेबल एंड एसेसिबल। तो इस वजह से लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि नहीं, साइज़ ये होना चाहिए। अक्सर फीमेल्स की भी एक्सपेक्टेशन होती है पॉर्न वगैरह देखने के बाद कि साइज़ ये नहीं, ये होना चाहिए। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 2 इंचेस का मिनिमम साइज़ किसी भी व्यक्ति का है तो मोर देन इनफ है सेटिस्फाई करने के लिए फीमेल को। और देखिए, साइज़ से ज़्यादा जो मैटर करता है वो मैटर करता है आपका परफॉर्मेंस, कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपके इरेक्शन में सस्टेनेबिलिटी कैसी है, आपकी जो टाइमिंग है, इजैकुलेशन जो टाइम है आपका, वो आपके पार्टनर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए, लोगों को ये समझना चाहिए कि बिगर इज़ नॉट ऑलवेज बेटर। इसमें मैं आपको एक बहुत ही आश्चर्यजनक फैक्ट बताऊं कि लोग बिग पेनिस के पीछे भागते हैं। अक्सर मेरे पास केसेस आते हैं कि जिन लोगों का पीनिस साइज 6 इंचेस का होता है और उनका पार्टनर परेशान होता है उनसे। तो यू विल नो टू सरप्राइज क्यों परेशान होता है। क्योंकि देखिए, जैसा मैंने अभी पहले ही बताया कि फीमेल की जो वजाइना की एवरेज डेप्थ होती है दैट इज अराउंड 6 इंचेस। करेक्ट। और जहाँ वजाइना एंड होती है वहीं से नेक ऑफ द यूट्रस शुरू होता है, जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं। करेक्ट। तो जब पीनिस जाके सर्विक्स पे हिट करता है, अगर किसी भी व्यक्ति का 6 इंच का पीनिस है या उससे ज़्यादा है, तो जब वो हिट करता है तो वुमेन को एक इमेंस पेन होता है। तो वही प्लेजर आपका कहीं ना कहीं पेन में बदल गया। ओके। तो लोगों को समझना चाहिए कि बिगर इज़ नॉट ऑलवेज बेटर, है ना। आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ को, अपने परफॉर्मेंस को अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मेंटेन कीजिए। कहीं अगर उसमें कोई कमी है तो उसमें कोई शर्म या संकोच वाली बात नहीं है। आपको प्रॉपर मेडिकल हेल्प अपनी सीख करनी चाहिए और आप अपना मनचाहा टाइमिंग, मनचाहा सस्टेनेबिलिटी, मनचाहा इरेक्शन आप पा सकते हैं। हम लोग अराउजल्स की बात कर रहे थे। इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे ज़हन में ये आया कि किसी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में एक फीमेल के लिए और एक मेल के लिए वो इंटिमेसी किस तरह अलग हो सकती है? देखिए, वैसे तो इस चीज़ में मैं यही कहूँगा कि मेंस में क्या है कि जब भी मेंस ऑर्गेज़म अचीव करते हैं तो उनका इजैकुलेशन हो जाता है, जिससे एक व्यक्ति को ये पता चल सकता है कि यस, ही इज़ सेटिस्फाइड। करेक्ट। फीमेल पार्टनर को ईज़िली समझ में आ जाता है कि यस, ही हैज़ अचीव द ऑर्गेज़म और ये इजैकुलेट हो चुके हैं और ये सेटिस्फाइड है। बट फीमेल्स का थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मेरे पास अक्सर ये पेशेंट्स आते हैं और वो उनका सवाल ये होता है कि सर, मेरा पार्टनर इतना शर्मीला है कि वो मेरे को बताता ही नहीं है कि क्या मैं सेटिस्फाइड हुई हूँ या नहीं हुई हूँ। तो सर, मैं कैसे इस चीज़ को जज करूँ कि वो सेटिस्फाइड हो गई हैं और वो वाक़ई में ऑर्गेज़्म अचीव कर चुकी हैं? क्योंकि आज भी देखिए, लोगों में कहीं न कहीं थोड़ा-सा पार्टनर्स के भी बीच में थोड़ा-सा शर्म और संकोच अभी भी एग्ज़िस्ट करता है करेक्ट। कि महिलाएँ खुल के अपनी बात नहीं कहती हैं कि हम्म। उनको ऑर्गेज़्म अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो अक्सर ये क्वेरी मेरे पास आती है मरीज़ों के माध्यमों से। तो देखिए, मैं उनको एक टेक्नीक बताता हूँ कि जब भी देखिए, वैसे तो कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट की, कि आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कीजिए और आप लोगों का रिलेशनशिप इतना ओपन अप होना चाहिए कि आप खुल के अपनी बात कह पाएँ, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएँ। दैट इज़ मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट चीज़ है वो।
कि जहाँ पे एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए कि भाई मैं सेटिस्फाइड हुई हूँ या नहीं हुई हूँ, या आपका टाइमिंग शॉर्ट है, या इस वजह से मैं नहीं सेटिस्फाइड हो रही हूँ। अक्सर महिलाएं ये सोचती हैं कि शायद अगर मैंने अपने हस्बैंड को ये बात कोट कर दी तो कहीं उनकी ईगो हर्ट ना हो जाए, कहीं उनको खराब ना लग जाए, कहीं उनको बुरा ना लग जाए। ये चीज़ गलत है, ओके। क्योंकि एक अच्छे इंटरकोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि इक्विवेलेंट टाइम पे दोनों पार्टनर को ऑर्गेज्म अचीव होना चाहिए और सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। उससे आपकी लव की बॉन्डिंग भी मजबूत होती है। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, तो अक्सर एक मैं टेक्निक अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि देखिए, जब फीमेल ऑर्गेज्म अचीव करती हैं तो उनके ब्रेन में एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं और उसी समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, ओके। जिसके कारण वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। करेक्ट। हालांकि ये वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शंस कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि बहुत कॉमन नहीं है। कुछ ऐसी भी परसेंटेज ऑफ फीमेल्स हैं जिनमें ये चीज़ एब्सेंट भी होती है, ओके। बट मैक्सिमम में जो कि प्रेजेंट रहती है। तो उसमें जब ये वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो मेल को पीनस के अंदर, है ना, एक टिकलिंग सेंसेशन महसूस होता है, जो कि उनको ये महसूस होगा कि पीनस में कुछ हल्का सा ग्रिप कर रहा है ना। तो उससे वो इस चीज़ को समझ सकते हैं जज कि कर उनका, सकते हैं। कि उनका पार्टनर सेटिस्फाइड हो चुका है, इजैकुलेट कर चुका है और ऑर्गेज्म अचीव। डॉक्टर, तो ये तो हमने एक्सपीरियंसेस पर, टेक्निक पर, हेल्थ बेनिफिट्स पर, सभी चीज़ों पर बात की। अब थोड़ा सा परेशानियों की तरफ आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला वर्ड जो मेरे जहन में आता है वो है मास्टरबेशन पुरुषों के लिए। काफ़ी मतलब अलग अलग तरह की बातें मास्टरबेशन को लेके सुनने पढ़ने में मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत हेल्दी है, कुछ लोग कहते हैं बहुत अनहेल्दी है, कुछ लोग कहते हैं कि इतनी बार अगर किया जाए तो हेल्दी है और अगर इससे ज़्यादा कर लिया जाए तो अनहेल्दी है। तो एग्जैक्टली कहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं इसे लेके? देखिए चेतना जी, मैस्ट्रुबेशन बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है कि क्या करें क्या ना करें, कितना सही है कितना गलत है ना। देखिए, मैस्ट्रुबेशन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस लोगों के बीच में फैले हुए हैं और कोई यही नहीं समझ पाता है कि मैं इसको कितना करूं, दिन भर में कितनी बार करूं, महीने में कितनी बार करूं। तो देखिए, इसमें एक चीज़ आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी भी रिसर्चेस इसके ऊपर चल रही हैं हम्म। और मेडिकल साइंस ऐसे कोई भी फिक्स पैरामीटर्स नहीं देता है कि आप इतनी बार करोगे तो प्रॉब्लम होगी, इतनी बार करोगे तो प्रॉब्लम नहीं नहीं होगी। होगी। तो व्यक्ति को इसमें थोड़ा सा एक सेल्फ जज बनने की ज़रूरत है ना, कि कितना करने से उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कितना करने से नहीं आ रही है। उसके लिए मैं कुछ टिप्स दूंगा जिससे उनको एक डिसाइड करने में एक आसानी हो जाती है। और देखिए, वैसे तो मैस्टरबेशन के जो कि कोई मेडिकल फिक्स पैरामीटर्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पीएचडी के दौरान आयुर्वेद में ये चीज़ पढ़ी थी कि आयुर्वेद में कहा जाता है, एक संस्कृत का श्लोक है कि कालात कर्मणाम योगो हीन मिथ्या अतिमात्र का अच्छा। सम्यक योगशच विज्ञे हो, इसका अर्थ? रोग आरोग एक कारणम। यानी कि किसी भी चीज़ का अति योग, हीन योग या मिथ्या योग, मीन्स आप उसे मिसयूज करेंगे तो वो आपके शरीर में रोग का कारण बनता है। ओके। सेम ये रूल आपका मैस्टरबेशन पे भी अप्लाई होता है। हम्म। मैस्टरबेशन में देखिए एक चीज़ आ जाती है, कंपल्सिव मैस्टरबेशन, हम्म। कि लोग, इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव के लिए ऑब्सेसिव होने लगते हैं, हम्म। है ना। तो जब आदमी एक्सेसिव के लिए ऑब्सेसिव होने लगता है तो प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है ओके। कि जब आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ छोड़ के, स्टूडेंट्स में बच्चे आते हैं हमारे पास, माता पिता खुद लेके आते हैं हम्म। कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के सिर्फ मैस्टरबेशन के एडिक्ट होते चले जा रहे हैं, हम्म। अपनी डेली एक्टिविटीज़ को आप प्रॉपर वे में नहीं परफॉर्म कर रहे हो। इसी के साथ जो आजकल और भी मेजरली जो प्रॉब्लम लोगों में देखने के लिए मिल रही है कि मेरे पास कपल्स आते हैं कि आप विश्वास नहीं मानेंगे, 4-4 5-5 साल उनकी शादी को हो जाते हैं और सेक्सलेस मैरिज होती है। ओके। जब हम उनकी केस हिस्ट्री लेते हैं, हम डीप में जाते हैं, काउंसलिंग सेशंस करते हैं अपने पेशेंट्स के, तो उसमें रीज़न ये निकल के आता है कि वाइफ ये कहती है कि सर, ये मैस्टरबेशन के इतने अडिक्ट हैं कि इनको नॉर्मल सेक्स में वो प्लेजर ही नहीं आता है। ओके। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस बताऊं, अभी हाल ही की बात है, एक हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए, अराउंड 5 to 6 ईयर्स उनकी शादी को हो चुके थे और
वो बच्चा चाहते थे। अच्छा, बच्चा चाहने के लिए उन्होंने नेचुरल सेक्स का ऑप्शन नहीं अपनाया और ना ओके, ही उनके बीच कोई भी फिजिकल इंटीमेसी आज तक हुई है, ओके। मतलब जब तक वो मेरे पास आए थे। हुँ, और उन्होंने आईवीएफ का सहारा लिया बच्चा करने के लिए। और जब आईवीएफ उनका फेल हो गया तो उनके किसी नियर एंड डियर ने सजेस्ट किया कि आप डॉक्टर से मिलिए और आप लोग नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं। हुँ, तब वो केस मेरे पास आया और जब हम डीप में गए तो ये निकल के आया कि हस्बैंड को इतना ज़्यादा मैस्टरबेशन का एडिक्शन था कि उसको नॉर्मल सेक्स में वो प्लेजर आता ही नहीं है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि देखिए, मैस्टरबेशन करने का सही तरीका तो सबको पता है, हुँ, बट गलत तरीके की अगर हम बात करें, हुँ, जो कि उस पेशेंट में भी था जब हम डीप में गए उस केस में, कि हुँ, देखिए गलत तरीकों में भी अ, अगर मैस्टरबेशन अगर आदमी कर ले तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। ओके। जिसमें सबसे पहले एक जो रॉन्ग वे ऑफ मैस्टरबेशन है वो है डेथ ग्रिप सिंड्रोम। डेथ ग्रिप सिंड्रोम। हुँ, अब होता क्या है डेथ ग्रिप सिंड्रोम में कि आदमी इतनी टाइट ग्रिप के साथ मैस्टरबेट करता है हुँ, कि कहीं ना कहीं उसमें पीनस में सेंसेशन लॉस होने लगता है। ओके। उसको उतनी टाइटनेस की आदत पड़ जाती हुँ, है ना, कि जब वो नॉर्मल वजाइना इंटरकोर्स के लिए जाता है तो जब वो, भाई देखिए, वजाइना इज हाईली इलास्टिक इन नेचर, हुँ, इतनी टाइटनेस आपको नहीं मिल सकती जितना आपको डेथ ग्रिप सिंड्रोम या आप गलत तरीके से जो मैस्टरबेट कर रहे हो। जब आपको उसी की आदत पड़ जाएगी, आपको ऑर्गेज़्म ही उतने टाइटनेस के साथ अचीव होगा, तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर प्रॉब्लम का कारण बनती है। जैसे हुँ, कि इस केस में हुआ हुँ। कि उसको इतनी टाइटनेस की आदत थी कि उसके बगैर उसका इरेक्शन ही नहीं आता है, उतना सस्टेन ही नहीं करता है। बेसिकली आपकी बॉडी एक गलत हैबिट, एक गलत यस। चीज़ लर्न कर रही है, जी आपका जी। ब्रेन गलत चीज़ पकड़ ले देखिए, रहा वो हम है। कहते हैं ना कि हैबिट इज़ द सेकंड नेचर ऑफ द मैन। करेक्ट, हाँ। तो जब वो गलत तरीके को उसने अडॉप्ट कर लिया हुँ, तो वही चीज़ उसके अंदर आ गई कि भाई इतनी टाइट ग्रिप तो मिलेगी। जो उसका नेचुरल तरीका है, वो उसको प्लेज़र देता ही नहीं है। राइट। करेक्ट, ओके। और फिर जो है इससे लॉस ऑफ सेंसेशन की समस्या है। आपको एक टाइट ग्रिप की बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है तो वो हुँ, कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती है। हुँ, और आपको जब वो प्लेजर अचीव ही नहीं होगा तो मेरे हिसाब से मैरिड लाइफ में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। खड़ी हो जाती है। तो अगर किसी को ऐसी कोई समस्या है तो उसके लिए वो मेडिकल हेल्प सीख करे। इसके लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं, काउंसलिंग सेशंस होते हैं, जिससे इस प्रॉब्लम से बाहर आया जा सकता है। ओके। मुझे बहुत सॉरी फील हुआ अपने उस केस को देखने के बाद कि ये व्यक्ति 5-6 साल से इतना परेशान है हुँ, और उसको कोई मेडिकल हेल्प नहीं सीख हुई या उसने हुँ, खुद नहीं किया। कि मतलब आज उनकी वाइफ का कहना ये था, सर या तो इनको ठीक कीजिए और वरना मैं डिवोर्स फाइल कर दूँ। तो कहीं न कहीं शादी टूटने की भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है। हुँ, इसी के साथ जो एक दूसरे रॉन्ग वे ऑफ मैस्टरबेशन की हम बात करते हैं, जो कि बहुत कॉमनली लोगों में देखने के लिए मिलता है, वो है प्रोन मैस्टरबेशन। ओके। प्रोन मैस्टरबेशन में क्या होता है कि आदमी बेड पे उल्टा लेटकर अपने पीनस को मैट्रेस के अराउंड रब करता है, ओके। व्हिच इज़ वेरी मच डेंजरस एंड हार्मफुल। दिस कैन रिजल्ट इनटू अ पेनाइल फ्रैक्चर। हुँ, क्योंकि जब आपका पूरा वेट मैट्रेस पे पड़ेगा, भाई पेनाइल ऑर्गन जो है हाईली सेंसिटिव ऑर्गन है, सेंसिटिव ऑर्गन उसमें है। कोई हड्डी तो होती नहीं है, करेक्ट। आर्टरी हैं, टिश्यूज़ हैं, नर्व्स हैं, वेन्स हैं, हुँ, डैमेज हो जाएंगी। और उसी में लोगों को बहुत हाई प्रेशर देने की आदत हो जाती है, ओके। तो विच कैन रिजल्ट इनटू आपका पेनाइल फ्रैक्चर। इसी के साथ अक्सर लोगों का जो नॉर्मल विकास होता है पीनस का, वो भी रुक जाता है इसकी वजह से। ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं नर्व्स कंप्रेस हो रही हैं, आर्टरीज कंप्रेस हो रही हैं, हुँ, तो वीनस लीकेज इश्यूज जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में देखने के लिए मिलता है, ये वाली प्रॉब्लम देखने के लिए मिलने लगती है। अक्सर पेशेंट्स में लिंग में छोटापन, पतलापन, टेढ़ापन की समस्या होती है। कहीं ना कहीं उसके कारण उसके पीछे ये आपका रॉन्ग वे ऑफ मैस्टरबेशन रोल प्ले करता है। ओके। सो लोगों को चाहिए कि मैस्टरबेशन अगर आपको करना है तो आप उसके इतने एडिक्ट ना हो जाएं कि आपकी डेली एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट होने लगें। हुँ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और आपकी सेक्सुअल हेल्थ, हुँ। अगर ये तीनों इफ़ेक्ट हो रही हैं तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जिसको आपको किसी एक्सपर्ट से मिलके सही तरीके से एड्रेस करना एड्रेस चाहिए। करना चाहिए। हुँ। एडिक्शंस की बातचीत हो रही है, तो मास्टरबेशन से ही मिलता-जुलता है पॉर्न एडिक्शन।
बहुत से लोगों को, और आई थिंक टीनेजर्स को भी काफ़ी ज़्यादा इसकी शिकायत होती है। एग्जैक्टली क्या है, क्या इसके नुकसान हो रहे हैं, इसके बारे में बताएं। कि देखिए, एडिक्शन इज समथिंग कि यू गिव अप एवरीथिंग फॉर वन थिंग, एंड रिकवरी इज समथिंग यू गिव अप दैट वन थिंग फॉर एवरीथिंग। मेरा कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति को किसी भी चीज़ का एडिक्शन होता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारी अच्छी चीज़ों को दांव पे लगा देता है एक गंदी चीज़ के लिए। करेक्ट। और वही जब वो रिकवर करता है तो वो उस एक गंदी चीज़ को छोड़ देने पे उसको जो उसकी लाइफ की और अच्छी चीज़ें हैं वो प्राप्त हो जाती है। जैसे उसकी हेल्थ, उसकी रिलेशनशिप, जो कि सबसे ज़्यादा पॉर्न अडिक्ट व्यक्ति में दिक्कत करती है हम्म। कि कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है जो भी व्यक्ति पॉर्न एडिक्ट होता है, और उससे भी ज़्यादा उसका रिलेशनशिप इफेक्ट होता है ना। अब देखिए, पॉर्न एडिक्शन के लिए मैं कहूँगा कि आप प्रिजन विथ की इनसाइड। हम्म। हालांकि मैं आऊँगा अभी इस बात पे कि ये एक ऐसा प्रिजन है कि जिसकी चाबी उसके अंदर ही है। ओके। खैर, उसको अभी मैं वी विल टॉक लेटर ऑन दैट। तो देखिए, पॉर्न बेसिकली पॉर्न एडिक्शन करता क्या है हमारे ब्रेन में। हम्म। देखिए, पॉर्न एडिक्शन जो होता है ये जो भी व्यक्ति पॉर्न एडिक्ट होता है उसके ब्रेन में कहीं ना कहीं ग्रे मैटर को डिप्लीट कर देता है। ओके। और ये ग्रे मैटर हमारे बिहेवियर और मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम्म। जब वो डिप्लीट होने लगता है तो मूड और बिहेवियर ये जब इफ़ेक्ट होते हैं तो व्यक्ति पर्सनली खुद में इतना परेशान हो जाता है कि उसको चिड़चिड़ापन रहना, इतना ज़्यादा एडिक्शन हो जाना कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन की तरफ भी जाने लगता है। नमनेस एक फील हाँ, होनी शुरू हो कि जाती है। अपनी ही दुनिया में वो हैं हम्म। और पॉर्न के इतने ज़्यादा एडिक्ट होते चले जा रहे हैं हम्म। कि ना खाने का होश है ना पीने का होश है। हम्म। आजकल हम देखते हैं कि यंगस्टर्स आते हैं हमारे पास, कि उनके पेरेंट्स स्पेशली लेके आते हैं कि रात रात भर साहब मोबाइल में बिजी हैं, हम्म। और क्या चल रहा है, पॉर्न। तो कहीं ना कहीं वो उनकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती आपके है। पास कोई ऐसा एक्सट्रीम केस आया है? जी, मेरे पास बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, ख़ास तौर से कोविड के बाद से इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा। क्योंकि कोविड के बाद से लोगों के लिए, बच्चों के लिए मोबाइल बहुत ईज़िली अवेलेबल है, क्योंकि हम्म। सारी चीज़ें आजकल कल्चर में है वो कि होमवर्क भी मोबाइल पे आ रहा है, नोट्स भी करेक्ट। मोबाइल पे आ रहे हैं। अक्सर जो है कोविड के दौरान, है ना, क्लासेस आपकी ऑनलाइन चल रहे हैं, तो खैर पेरेंट्स की भी मजबूरी है उसको देना। बट अगर कोई, जो मैं अपने पेशेंटों में भी ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर कोई पेरेंट अगर अपने बच्चे को मोबाइल दे रहा है तो एक कीन आई रखे इस चीज़ के हम्म। ऊपर कि बच्चा क्या देख रहा है। हम्म। साथ में कुछ फ़िल्टर्स होते हैं, है ना, कि आप इन चीज़ों को ब्लॉक कर सकते हैं बच्चे को देने से पहले। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। साथ में देखिए, जो पॉर्न होता है ये हमारे ब्रेन में हमारे न्यूरल पाथवे को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। अच्छा। और इस पॉर्न एडिक्शन का जो इफ़ेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं बच्चों पे तो पड़ता ही है, और साथ में रिलेशनशिप के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत बन गया है हम्म। कि जो भी व्यक्ति जब पॉर्न एडिक्ट होने लगता है, हम्म। तो चाहे वो है ना, या अगर या उसका पार्टनर अगर पॉर्न एडिक्ट है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस बदल जाती हैं अपने पार्टनर को लेके, करेक्ट। जो कि यूजली आपका रियल लाइफ में इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम्म। भाई, रियल ब्यूटी इज इन रियल सेक्स, नॉट इन हम्म। द रियल सेक्स। हम्म। अक्सर लोग रियल सेक्स को छोड़ के उस रियल सेक्स, वो इमेजिनरी दुनिया में जो है अपने आप को ले उससे जाते हैं, अटैच कर देते हैं अटैच कर खुद को। लेते हैं और समझते हैं कि ये रियलिटी है। हम्म। जबकि लोगों को ये समझना चाहिए कि जैसे बॉलीवुड मूवीज़ होती हैं कि एवरीथिंग इज़ नॉट रियल। हम्म। वो चीज़ रियलिटी में जो उसमें एक्शंस दिखाते हैं, जो स्टंट्स दिखाते हैं, एक्चुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द रियल लाइफ। सेम चीज़ लोगों को पॉर्न में समझना चाहिए कि पॉर्न जो भी दिखाया जा रहा है या जो भी लोग देखते हैं वो हाईली स्क्रिप्टेड एंड एडिटेबल कंटेंट होता है। हम्म। इवन जो पॉर्न स्टार्स भी होते हैं, है ना, अब अगर मेल्स की हम बात करें, उनके साइजेस, उनके पीनिस साइज के बेस पे उनका सिलेक्शन होता है। हम्म। फीमेल्स में बॉडी शेप के बेसिस पे उनका सिलेक्शन होता है। तो होता क्या है पॉर्न एडिक्शन में कि एक पार्टनर की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल वही हो जाती है जो वो पॉर्न में देखता है। हम्म। और देखिए, जब पॉर्न व्यक्ति देखता है तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, ओके। और कहा जाता है डोपामीन बेगेट्स डोपामीन। मतलब? मतलब डोपामीन बेगेट्स डोपामीन का मतलब ये है कि जब देखिए आप पॉर्न देखते हैं
तो डोपामीन हार्मोन कहीं ना कहीं आपकी क्रेविंग को और बढ़ाता है, ओके। आपको और मोटिवेट करता है पॉर्न देखने के लिए। भाई डोपामीन का काम है मोटिवेशन करना। मोटिवेटिंग हार्मोन। अब जब आदमी पॉर्न एडिक्ट होगा तो वो हार्मोन्स वे में वर्क करने लगता है। उसको जब वो प्लेजर देता है, फील गुड देता है, तो डोपामीन और रिलीज होगा। तो उससे क्या होता है कि धीमे धीमे लोगों की इंटेंसिटी ऑफ वॉचिंग पॉर्न बढ़ने लगती है। एक टाइम आता है, ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि उनको नॉर्मल पॉर्न जैसे वो आज देख रहे हैं, फिर उनको उससे हाई इंटेंसिटी का पॉर्न चाहिए। अच्छा। अपने आप को एक्साइट करने के लिए। ये बिल्कुल मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं कि ऐसे कोई मेडिसिन होती है, शुरुआत में आदमी 1 mg से शुरू करता है या 0.5 mg से करता है, तो धीमे धीमे क्या होता है कि वो 0.5 mg या 1 mg भी उसके ऊपर काम करना बंद कर देती है। फिर उसको उससे और ऊपर mg की दवा चाहिए, है ना, उस प्लेजर को अचीव करने के लिए, उस सेटिस्फैक्शन को अचीव करने के लिए। सेम चीज़ पॉर्न में होती है। तो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि वो पॉर्न एडिक्शन, अगर पॉर्न एडिक्ट हैं तो दे शुड सीक अ मेडिकल हेल्प, जिससे उनके अपने इस खतरनाक एडिक्शन से वो छुटकारा पा सकते हैं। और इसको देखिए, अगर एडिक्शन है आपको तो इसको किल कर दीजिए, वरना ये आपकी रिलेशनशिप को, आपकी लाइफ को, आपकी लाइफ की हैप्पीनेस को पूरी तरीके से किल कर देगा। और इसमें मैं देखिए एक चीज़ लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए, एडिक्शन इज़ ओनली द की वेयर द लॉक्स आर ऑन द इनसाइड द प्रिजन। यानी कि पॉर्न एडिक्शन एकमात्र ऐसा एडिक्शन है जिसमें उसके ताले अंदर ही हैं और उसकी चाबी आपके पास है। वो है आपका दृढ़ निश्चय, आपका आत्मविश्वास, आपकी विल पावर। अगर आप चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं और इसको छोड़ दीजिए अगर आप इस एडिक्शन से ग्रसित हैं, है ना, वरना फिर ये आपके रिलेशनशिप को पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। आजकल डिवोर्सेस के भी ये बहुत मेजर कारण बनता है, क्योंकि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं कि साहब सेक्सलेस मैरिजेस, अगेन सेक्सलेस मैरिजेस उनमें देखने के लिए मिलती हैं। क्यों? क्योंकि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी एक पॉर्न एडिक्ट इतना ज़्यादा है कि उसको वही इंटेंसिटी वाला एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट हो गई है लाइफ में, जो अचीव नहीं हो पा रही है। और फिर जब वही इंटेंसिटी उनको चाहिए अपने आप को एक्साइट करने के लिए ताकि वो परफॉर्म प्रॉपर कर पाएँ, पेशेंट तो ऐसे ऐसे आते हैं कि वाइफ कहती हैं कि सर ये ड्यूरिंग रिलेशन ये मोबाइल देखते रहते हैं और रिलेशन हो रहा है। तो सर मैं क्या कोई डमी हूँ कि कहीं कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, कहीं कोई फिजिकल नीड की कोई बात नहीं है, अगला आदमी पॉर्न देख के एक्साइट हो रहा है और मेरे साथ रिलेशन बना रहा है। तो दीज थिंग्स आर नॉट गुड, है ना। पॉर्न का इस्तेमाल उतना ही करें जितना आवश्यक है। नो डाउट पॉर्न के कुछ अपने पोटेंशियल बेनिफिट्स भी हैं। अच्छा। ये एक न्यूली वेडेड कपल्स के लिए एक रोड मैप हो सकता है कि जिनको नहीं जानकारी होती है इंटीमेसी के बारे में, उनको गाइड कर सकता है। बट जैसा आपने बोला कि किसी भी चीज़ का ओवर कंजप्शन जी आपको थोड़ा सा भ्रमित कर देता है। एक्सेसिवनेस ऑफ द एवरीथिंग इज हार्मफुल। बातचीत के दौरान और 3 टर्म्स हैं जो मुझे एकदम स्ट्राइक करती है, जैसे ड्रीम, स्टेरॉइड्स, अल्कोहल और सिगरेट्स। अल्कोहल सिगरेट पे तो हम आराम से बात करेंगे, पहले स्टेरॉइड्स को लेते हैं। बहुत से लोगों का ये कहना है कि स्टेरॉइड इनटेक से भी आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है उस पे इम्पैक्ट होता है। क्या ये सच है? जी, ये बात 100% सही है। और मार्केट में ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या जिम स्टेरॉइड्स एक लेमैन लैंग्वेज में होते हैं, करेक्ट, है ना। और ये मार्केट में आपका इमेज इन्हांसिंग परफॉर्मेंस के नाम से भी बिकते हैं। कई सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स इसको बेचते हैं, जिसमें होता क्या है कि बेसिकली आपका टेस्टोस्टेरोन मिक्स होता है। अच्छा। और जब आप टेस्टोस्टेरोन बाहर से लेना शुरू कर देते हैं अपार्ट फ्रॉम योर बॉडी प्रोडक्शन, तो वो धीमे धीमे क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। अच्छा, मतलब आपका नेचुरली जो प्रोडक्शन है जी, वो बंद होता है। एक्चुअली ये करता क्या है कि ये आपके ब्रेन में, है ना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो उसको इनहिबिट कर देता है, जिससे वो FSH एंड LH हार्मोन बनाना बंद कर देता है। अच्छा। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बाहर से आ रहा होता है, तो ब्रेन करेक्ट। को ही लगता है कि टेस्टोस्टेरोन की कमी पूरी हो रही है, तो मेरे को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। बट यू कांट फूल योर ब्रेन, ओके। है ना। तो क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए FSH एंड LH हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायर होता है। और वो जब आपका बॉडी में लैक करने लगता है तो टेस्टोस्टेरोन नेचुरल प्रोडक्शन बंद हो जाता है। ओके। फिर वहाँ से समस्याओं का सिलसिला शुरू होता है।
कि जब टेस्टोस्टेरोन वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो क्या होता है, लोगों में सेक्सुअल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, फर्टिलिटी इश्यूज शुरू हो जाते हैं, और साथ ही साथ आपका जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू है, लॉस ऑफ लिबिडो का इशू है। अक्सर देखिए होता क्या है कि जो आजकल का युवा है वो अक्सर फिल्म स्टार्स को देख के और बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देख के वैसे ही अपनी बॉडी पाना चाहता है, और उसके पीछे जब वो जाता है तो जिम ट्रेनर्स अक्सर उनको एक शॉर्टकट तरीका दे देते हैं, जो है आपकी जिम स्टेरॉइड्स, जो कि लोगों की फर्टिलिटी हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ को जब इफ़ेक्ट करना शुरू करती हैं, साथ ही साथ बॉडी के अन्य ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट करती हैं। आप जो भी लोग ये जिम स्टेरॉइड्स लेते हैं उनमें बैल्डनेस की दिक्कत होती है, धीमे धीमे उनके अन्य बॉडी के ऑर्गन्स इफ़ेक्ट होने लगते हैं, पिंपल्स की समस्या आने लगती है उनके अंदर, है ना। और जब टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो और भी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। और यही टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने लगता है। तो फिर क्या होता है कि फीमेल्स वाले सारे लक्षण मेल्स के अंदर आने लगते हैं, जैसे ब्रेस्ट बल्की होने लगेगा, प्यूबिक हेयर्स इन्वर्टेड ट्रायंगल में आने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और किसी भी व्यक्ति को ये जिम स्टेरॉइड्स का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर उनको नेचुरली अपनी बॉडी को बनाना है तो उनको नेचुरल रेमेडीज़ को अपनाना चाहिए, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी और बेहतर रहती है। क्योंकि जिम स्टेरॉइड्स जब हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्रिएट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके फर्टिलिटी इश्यूज जो क्रिएट होते हैं वो आगे उनकी फ्यूचर जनरेशन में भी जाती है। इसमें देखिए एक मैं आपको बहुत ही फेमस पैराडॉक्स के बारे में बताऊं, ये मॉसी मैन एंड पेसी पैराडॉक्स के नाम से है, कि जैसे जैसे आदमी खूबसूरत होने के लिए टेस्टोस्टेरोन का प्रयोग बाहर से करता है, वैसे वैसे उसकी प्रजनन क्षमता कम होती चली जाती है। तो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके अपने बहुत सारे पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही साथ इसमें ये है कि अगर बाय द वे आपने जिम स्टेरॉइड्स ले भी लिए हैं तो देयर इज़ नथिंग टू वरी। अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो आपका 4 से 12 महीने के अंदर आपकी बॉडी फिर दोबारा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को रीगेन कर लेती है, जिससे आप अपनी एक नेचुरल लाइफ लीड कर सकते। तो डॉक्टर, स्टेरॉइड्स की तो हमने बात की, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड दैट इज सिगरेट्स पे। लोग स्मोकिंग तो करते ही हैं, और आजकल तो दिल्ली की तो बात करें तो AQI इतना खतरनाक पहुंचा हुआ है। क्या इम्पैक्ट करता है स्मोकिंग, सिगरेट? देखिए, सिगरेट स्मोकिंग की जब भी बात आती है तो मुझे हरिवंश राय जी की एक कविता याद आती है कि देखिए, हारना तब ज़रूरी होता है जब आपकी लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी हो जाता है जब आपकी लड़ाई खुद से हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिगरेट स्मोकिंग आपके लिए इतनी हानिकारक है कि आपको अपने आप से जीतना है, और हो सके तो इसको छोड़ दीजिए। इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं सिगरेट स्मोकिंग के। देखिए, बेसिकली सिगरेट करता क्या है? सिगरेट एक देखिए लाइसेंस पॉइजन है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, जो कि अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की हम बात करें कि नर्व्स को नैरो कर देता है, हार्डन कर देता है, जिससे आपके प्राइवेट ऑर्गन्स में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, जो कि कहीं ना कहीं रिजल्ट करता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। और देखिए, सिगरेट का जो स्मोक होता है उसमें जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, लाइक आपका अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, अमोनिया हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये व्यक्ति की जो सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, प्लस उनके जो स्पर्म्स होते हैं, फर्टिलिटी को भी इफेक्ट करता है, स्पर्म काउंट को डाउन करता है। अच्छा। इवन आपका ये जो स्मोक के केमिकल्स की वजह से जो हमारा एक जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको बिल्डअप करने में बहुत बड़ा रोल होता है, लाइक विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, इसको डिप्लीट कर देता है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो आपके आगे बच्चे होंगे, या जो आपकी फ्यूचर कॉपीज DNA की बननी, वो भी इफेक्ट होती हैं। ब्रिटिश जर्नल की स्टडीज़ में पाया गया है कि एक सिगरेट भी अगर आप पीते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके DNA को इफेक्ट कर रहा होता है। और ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो भी आगे कम स्पर्म काउंट के साथ पैदा होते हैं।
ओके। तो देखिए सिगरेट आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। सेक्सुअल लाइफ कह लें या आपकी ऑल ओवर हेल्थ कह लें, क्योंकि देखिए सिगरेट स्मोकिंग, लोगों को लगता है कि सिगरेट पियेंगे तो शायद सिर्फ फेफड़े ख़राब होंगे, हुँ। जबकि ऐसा नहीं है। आखिरी आता है हमारे पास अल्कोहल, जिसको लेकर लोग अक्सर ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, एक पेग ले लेते हैं तो वो हार्मफुल नहीं होता, बल्कि बहुत से लोग तो हेल्दी भी मानते हैं। इसका हमारी इंटीमेट लाइफ पे कैसा असर पड़ता है? देखिए अल्कोहल को अगर हम कहें तो ये सोशली एक्सेप्टेबल हुँ, पॉइजन एंड टॉक्सिन नंबर 1 है, जिसको WHO ने नंबर 1 रखा है कार्सिनोजन में। हुँ, कि मतलब अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो वेरी हाई रिस्क ऑफ कैंसर है आपके अंदर, फिर भी लोग इसको कंज़्यूम करते कंज्यूम हैं। करते हैं। तो देखिए इसमें मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं आपको कि अल्कोहल जब व्यक्ति लेता है तो इसमें शेक्सपियर ने कहा है कि अल्कोहल इंक्रीजेस द डिज़ायर बट टेक अवे द परफॉर्मेंस। हुँ, जब व्यक्ति इसका आदी हो जाता है तो धीमे धीमे नो डाउट उसकी अल्कोहल डिज़ायर को बढ़ाता है, कामनाओं को बढ़ाता है, लेकिन उसको पूरा करने की क्षमता को छीन लेता है। हुँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये आपके प्राइवेट ऑर्गन्स और आपके ब्रेन के बीच में एक ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, हुँ, इंटरफेयर करता है सिग्नलिंग में, जिससे लोगों के अंदर या तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या तो आती ही आती है, इरेक्शन या तो आएगा नहीं या सस्टेन नहीं करेगा। दूसरी समस्या जो देखने के लिए मिलती है कि या तो वो बहुत फास्ट इजैकुलेट कर जाएंगे या टू लेट इजैकुलेट करेंगे। ओके। दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज योर पीनस एंड योर ब्रेन, है ना, देयर इज इंटरफेरेंस इन द सिग्नल्स। इसी के साथ आपका देखिए अल्कोहल एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेंट है, हुँ, और जब वो डिहाइड्रेंट की प्रॉपर्टीज़ वर्क करती हैं तो वो ब्लड सर्कुलेशन को डाउन कर देती हैं, जिससे महिलाओं में वेजाइनल ड्राइनेस की समस्या देखने के लिए मिलती है, मेंस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने के लिए मिलता है। तो देखिए लोगों को ये समझना है कि कहीं ना कहीं अल्कोहल उनके स्पर्म्स के लिए भी हानिकारक है। वो मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म को डाउन करते हैं, स्पर्म काउंट को डाउन करते हैं, एंजियोटेंसिन हार्मोन को बढ़ा देते हैं। जब एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन हार्मोन जब बढ़ जाएगा तो वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ओके। प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, प्रॉपर जब नहीं आएगी वो चीज़ें तो आदमी का परफॉर्मेंस इफेक्ट होने लगता है। तो आपकी स्पर्म हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन को डाउन कर देता है। हुँ, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है कि अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, हुँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका जो स्पर्म्स के डीएनए होते हैं, और पुरुषों में स्पर्म्स के डीएनए और महिलाओं में एक्स के जो डीएनए होते हैं उसमें फ्रेगमेंटेशन क्रिएट करने लगते हैं। अच्छा। आजकल हम देखते हैं कि इनफर्टिलिटी के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हुँ, उसमें बहुत बड़ा योगदान अल्कोहल का है। क्योंकि जब वो डीएनए में फ्रेगमेंटेशन क्रिएट कर देते हैं तो या तो कंसीवमेंट होगा नहीं, और हुँ, अगर हो गया तो मिस कैरेजेस के चांसेस बढ़ बढ़ जाते हैं। जाते हैं। हुँ, साथ ही साथ महिलाएं अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंज्यूम कर रही हैं या पहले भी कंज्यूम करती आई हैं तो बर्थ डिफेक्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसके? बर्थ डिफेक्ट्स, बर्थ हाँ, डिफेक्ट्स के। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे बर्थ डिफेक्ट्स के साथ या हुँ, कंजेनाइटल हुँ, हुँ, एबनॉर्मलिटीज़ के साथ पैदा होते हैं। हुँ, कहीं ना कहीं उसमें अल्कोहल का भी योगदान है। ओके। तो इसलिए जहाँ तक हो सके इस अ, नशे को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए बिल्कुल। क्योंकि इट इज़ अफेक्टिंग योर सेक्स लाइफ, योर फर्टिलिटी हेल्थ। अगला सवाल, और डॉक्टर, हम लोगों ने कई तरह के एडिक्शंस पे बात की। एक एडिक्शन जो आज के वक़्त में मैं कहूँ कि काफ़ी मुझे लगता है मास्क्ड एडिक्शन है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये भी कोई एडिक्शन होता है। सोशल मीडिया। बहुत से लोग हैं जो दिन भर, जिनका कंज़प्शन जो है सोशल मीडिया का ऑलमोस्ट पूरा-पूरा दिन अब तो होने लग गया है। स्लीपलेसनेस जैसी जी, चीज़ें भी लोगों को परेशान करती है इसके कारण। क्या इसका हमारी इंटिमेट लाइफ़ पे भी असर पड़ रहा है? ना जाने ये ज़िंदगी का कैसा दौर है चेतना जी, कि इंसान खामोश है और ऑनलाइन कितना शोर है। देखिए सोशल मीडिया पहले कहा जाता था पति पत्नी और वो, आज की डेट में आजकल जो सिनेरियो चल रहा है कहा जाता है पति पत्नी और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने पार्टनर की प्लेस को रिप्लेस कर दिया है। हुँ, आजकल लोगों के पास समय ही नहीं है
आपस में बात करने का, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझने का, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का पेशेंस लेवल कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हमारा किल कर रहा है। कि लोगों का पेशेंस लेवल वो नहीं रह गया है, जिसके कारण उनकी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की बॉन्डिंग, लव की बॉन्डिंग मजबूत नहीं हो पा रही है। देखिए, लोगों को समझना चाहिए कि सोशल मीडिया इज़ नॉट फ्री। ये कहीं ना कहीं आपके फोकस को कॉज कर रहा है, आपको कॉज कर रहा है। जब भी कोई चीज़ फ्री होती है, देन यू आर द प्रोडक्ट। करेक्ट। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया, देखिए, हमें उपयोगी कम, रोगी ज़्यादा बना रहा है। लोगों को मैं देखता हूँ आजकल, जो लोग सोशल मीडिया में ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं, कि उनको लाइक्स नहीं आ रहे, उसकी एंजाइटी, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, उसका डिप्रेशन, और कहीं ना कहीं कमेंट्स अच्छे नहीं आ रहे, उसका स्ट्रेस। तो अगर हम देखें तो कुछ उनके साथ हैपन भी नहीं ऐसा हो रहा है कि और इतना बड़ा डिप्रेशन का कारण बनता जा रहा है। करेक्ट। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि सोशल मीडिया का उपयोग उतना ही करें कि आप और आपका रिलेशनशिप उपयोगी बने, ना कि रोगी बने। करेक्ट। क्योंकि मैं देखता हूँ कि अगर कोई कपल किसी की वकेशन की फ़ोटोज़ देख ले, तो उनके घर में कलेश का एक मुद्दा बन जाता है वो। लोगों ने कंपैरिजन शुरू कर दिया है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बदल रही हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें होती हैं और अंडरस्टैंडिंग मजबूत नहीं होती है, लव की वो बॉन्डिंग नहीं स्ट्रांग होती है, तो यहीं से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का जन्म होता है। क्योंकि वो जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ईजिली अवेलेबल है और एसेसेबल है, कि लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम को ना समझ के सोशल मीडिया पे अपनी एक्सपेक्टेशंस खोजने लगते हैं, और उस पार्टनर के साथ इंडल्ज होके कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सेक्सुअल हेल्थ का एक एस्पेक्ट जो मुझे पर्टिकुलरली काफ़ी मतलब क्यूरियस भी करता है, और मुझे लगता है कि बहुत कम अवेयरनेस है इसे लेकर, वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस। अब आप देखिए कि मतलब 10th 12th की किताबों में बस छोटा सा एक सेक्शन बता के पढ़ा दिया जाता है, बट एग्जैक्टली नहीं पता है, इसको लेके अवेयरनेस ही नहीं है लोगों के अंदर कि अगर उनके प्राइवेट पार्ट्स में किसी तरह की परेशानी हो रही है, एक बेसिक रैश भी हो रहा है, तो वो कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो वो किस तरह की बीमारियों के साथ आते हैं? क्या एसटीडीज़ का हमारे देश में प्रिवैलेंस है, स्प्रेड हो रही है कि नहीं है? नहीं, देखिए, जहाँ तक एसटीडीज़ की हम बात करें, तो एसटीडीज़ का प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिसका जो सबसे बड़ा कारण मैं देखता हूँ, वो होता है अनसेफ सेक्स। और दूसरा जो कारण आजकल बहुत कॉमन हो गया है, जिसके कारण मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं एसटीडी से इफ़ेक्ट होके, जब आप पेड सेक्स के लिए किसी भी सेक्स वर्कर के पास जाते हैं, सपोज़ उन्होंने वहाँ पे सेफ्टी भी यूज़ की, और फिर भी वो एसटीडी लेके आ रहे हैं। ऐसा होता क्यों है कि जब हम लोग केस की गहराई में जाते हैं, कि लोग प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, नो डाउट, लेकिन जब वो प्रोटेक्शन को रिमूव करते हैं, तो वो उस कॉन्डम को रिमूव करते हैं तो इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि उनको कॉन्डम रिमूव करने से पहले किसी टिश्यू पेपर या किसी पेपर की मदद से उसको रिमूव करना चाहिए। उन्होंने उसको रिमूव किया, तो कहीं ना कहीं उनके हाथ में उन्होंने वायरस इन्फेक्शन जो भी है उसको एंट्री दे दी अपने अंदर, क्योंकि आदमी वही हाथ फिर अपना प्राइवेट ऑर्गन्स के अराउंड लगाता है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एंट्री दे दी आपने। तो इसलिए लोगों को अवेयर होना चाहिए कि अगर आप कहीं कुछ ऐसा इंजॉय कर रहे हैं, तो वेन एवर यू आर रिमूविंग द प्रोटेक्शन, तो आप टिश्यू पेपर या पेपर का इस्तेमाल करें, तुरंत हैंड को वॉश कर लें 1-2 बार। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब आप उसको रिमूव करें, तो वो हाथ आप कहीं और ना लगाएं, डायरेक्टली जाके पहले उसको वॉश करके और फ्लश ऑफ कर दें। ओके। दूसरी चीज़ जो आजकल मैं देखता हूँ, कि आजकल सेक्स टूरिज़्म का एक कल्चर चल रहा है। ओके। अक्सर लोग सेक्स टूरिज़्म पे जाते हैं, थाईलैंड वगैरह हो गया, और भी कई सारे देश हैं, कि लोग जाते हैं एन्जॉयमेंट के लिए, वहाँ से वो बीमारियाँ लेके आ रहे हैं। तो ऐसे मरीज़ों में मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सेक्स टूरिज़्म पे जा रहे हो, तो आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसमें आपका कुछ जो है प्री एक्सपोज़र प्रोफाइलैक्सिस चलती हैं, एक ट्रीटमेंट का एक कोर्स होता है, कि सपोज़ जैसे आप सेक्स टूरिज़्म पे जा रहे हो, सपोज़ आप मंथ की 15 तारीख को जा रहे हो, तो 1 तारीख को आप डॉक्टर से मिलिए, अपना बिफ़ोर 15 डेज़ बिफ़ोर यू आर गोइंग
आप अपना ट्रीटमेंट प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस से प्रेप के नाम से भी बोला जाता है, तो आप उसको शुरू कर लीजिए, तो ओके। कहीं ना कहीं वो HIV से आपको सेव कर देता है। अच्छा। तो लेकिन उसका ट्रीटमेंट का एक प्लान होता है जो कि पेशेंट को फॉलो करना है कि इफ़ यू आर गोइंग, तो जो भी आपका वकेशन का पीरियड, सपोज 15th को आप जा रहे हो, तो फर्स्ट को आप डॉक्टर से मिलिए। बिफोर 15 डेज आपने शुरू कर लिया, ड्यूरिंग योर वकेशन आपको मेडिसिन खानी है, और व्हेन द वकेशन इज एंडिंग उसके नेक्स्ट 15 डेज। तो वो एक बैरियर क्रिएट कर देगी। या एक बैरियर क्रिएट कर देता है, और चांसेस हैं कि आपको HIV नहीं होगा। अच्छा। या ओके। मैक्सिमम चांसेस हैं। ये कॉशन मतलब इस तरह के कॉशंस मैरिड कपल नहीं ले सकते? अब देखिए, ये तो अपने अपने नेचर और उस पर डिपेंड करता है हम्म। कि जो लोग जा रहे या जैसे हैं। शादी से पहले हाँ हाँ, जी। इस तरह के चेकअप्स या कॉशंस? नहीं, देखिए, शादी के पहले इस टाइप के कॉशंस बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि देखिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम्म। तो अगर आप ये प्रिवेंटिव मेजर ले लेते हैं तो और भी आपके लिए अच्छा रहेगा। हम्म। साथ ही साथ एक चीज़ और भी है कि अगर मान लीजिए सपोज आपका एक्सपोजर हो गया है अनसेफ सेक्स का, अक्सर केसेस आते हैं हमारे पास कि साहब ड्यूरिंग इंटरकोर्स या ड्यूरिंग रिलेशन उनका कॉन्डम टियर हो जाता है। हम्म। तो अगर कुछ ऐसा एक्सपोजर आपका हो गया है, या जैसे कि मैंने अभी आपको कॉन्डम का एग्जांपल दिया कि उन्होंने उसी इन्फेक्टेड हार्ट से अपना प्राइवेट पार्ट भी छू लिया, तो अगर सपोज आपको कुछ ऐसा एक्सपोजर हो गया है, टू बी ऑन द सेफर साइड, आप डॉक्टर से विद इन 72 आवर्स मिल लीजिए। आपका पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस शुरू हो जाएगा, अच्छा। है ना, जिसे हम PEP बोलते हैं। ओके। तो हमारे पास एक प्री भी है और पोस्ट भी पोस्ट है। भी है। ठीक है। हालांकि प्री आपका ज़्यादा सेफ है, हम्म। तो आप PEP यानी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस आप ले लीजिए, जो कि विद इन 72 आवर्स अगर है आपके एक्सपोजर के, तो उसमें भी मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप सेफ हो हो जाएंगे सकते हैं। HIV से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा अब थोड़ा मेडिकेशन की तरफ आ जाते हैं। बहुत से लोग ओवर द काउंटर बहुत तरह की दवाएं जो है अपनी इंटीमेसी के लिए लेते हैं, फिर चाहे वो परफॉर्मेंस से जुड़ी हो, प्री सेक्स हो या आफ्टर सेक्स हो, बहुत तरह की दवाएं कंज्यूम करते हैं। इसके क्या नुकसान हैं? किस तरह की प्रॉब्लम्स लोग इसके कारण फेस कर रहे हैं? देखिए, ये जो मेडिसिन्स ओवर द काउंटर्स बिक रही हैं, ये कहीं ना कहीं आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स को वॉयलेट करती हैं। कि देखिए, चरक संहिता में लिखा है कि आदमी की प्रकृति और विकृति जाने बगैर अगर आप कोई भी दवा देते हैं या लेते हैं, तो आप एक गुनाह कर रहे हैं। हम्म। ऐसा आयुर्वेद की चरक संहिता में लिखा हुआ है। और जिसका एक बहुत एक लॉजिक भी है इसके पीछे। देखिए, कोई भी दवा आपको OTC से खरीद के नहीं खानी चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अक्सर लोग आजकल शॉर्टकट तरीका अपनाने लगे हैं कि डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने सोचा ये प्रॉब्लम है, वो किसी भी मेडिकल स्टोर पे गए, वहाँ केमिस्ट ने उसको कोई भी दवा दे दी, बगैर उसकी हिस्ट्री लिए, बगैर जाने समझे कि इसके साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो देखिए, क्या है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपकी एक प्रॉपर हिस्ट्री लेता है, प्रॉपर एग्जामिनेशन करता है, आपकी प्रॉब्लम की डीप रूट कॉज तक जाता है, रिक्वायर्ड टेस्ट करवाता है, आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली, आपकी एज के अकॉर्डिंगली, तब वो डिसाइड करता है कि क्या दवा आपको देनी है जो कि आपके लिए सेफ हो। सपोज़ अक्सर क्या होता है कि लोग बहुत सारी बीमारियों की दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं। कोई डिप्रेशन की खा रहा है, कोई ब्लड प्रेशर की खा रहा है, कोई शुगर की खा रहा है, कोई हार्ट प्रॉब्लम की खा रहा है। तो बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में ऐसी हैं जिनके ड्रग इंटरैक्शंस होते हैं, जिससे आपको बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हम्म। तो इसलिए आवश्यक है कि बगैर डॉक्टरी कंसल्टेशन के कोई भी दवा लेना आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी कॉमन दवा सभी मर्जों पे या सभी मरीजों पे कारगर नहीं हो सकती है। अगर ऐसा होने लगे तो डॉक्टरों की ज़रूरत ही क्या है। पॉडकास्ट को रैप करते हैं डॉक्टर, हमारे आखिरी सवाल के साथ, जो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट भी है। अ, कुछ टिप्स फॉर अ हेल्दी सेक्स लाइफ, कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग अपनी रेगुलर ज़िंदगी में कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि कुछ अलग से कर रहे हैं, जी, जी। डुएबल चीज़ें बहुत, हुँ। जिससे हमारी ऑल ओवर भी हेल्थ भी उससे तो जुड़ी ही है, वो बेहतर हो सके। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं बहुत खूबसूरत सी लाइन आपको बोलना चाहूँगा कि इफ़ यू डोंट मेक टाइम फॉर योर वेलनेस,
you will be forced to make time for your illness. कहने का मतलब ये है कि आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में लोग अपने लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या एक्सरसाइजेज उनको अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या डाइट उनको अडॉप्ट करनी चाहिए। हमारे भारत देश में योग का बहुत अच्छा कल्चर है, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप अपने स्वस्थ रहने के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं तो अपने बीमार होने के लिए समय अभी से निकाल लीजिए। तो देखिए, जहाँ तक बात सेक्सुअल हेल्थ की है तो इसमें देखिए 3 चीज़ें सबसे मेन होती हैं कि आपकी डाइट, एक्सरसाइज और योग। अगर ये 3 चीज़ें आप बैलेंस रखते हैं, करेक्ट वे में अगर आप लेके चलते हैं तो आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। नहीं होगी। अगर मैं डाइट की बात करूं तो मैं एक बहुत ही एक नेचुरल हेल्थ ड्रिंक आपको बता रहा हूं कि अगर आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, जिससे आपको सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। जिसमें क्या है कि आप बीटरूट लीजिए, ये ओके। आपके नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स को बढ़ाता है हम्म। ना। बीटरूट के साथ आप वाटरमेलन को मिक्स कर लीजिए, ये हम्म। आपका एल सिट्रुलिन रिच होता है जो कि ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। प्लस आप कुछ इसमें नट्स हैं, सीड्स हैं, मिला सकते हैं। नट्स में आप वॉलनट्स ले लीजिए, दिस इज ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच विच हैज़ अ वेरी मेजर रोल इन द फर्टिलिटी हेल्थ। और साथ में आप पम्पकिन सीड्स ले सकते हैं, ये आपका एल सिट्रुलिन और एल आर्जिनिन रिच है। साथ में आमंड्स लीजिए, है ना, इसमें विटामिन ई और आपका एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। साथ में आप इसमें पॉम ग्रेनेट को और मिक्स कर लें। अनार। जी, अनार, क्योंकि वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपको हेल्दी रखता है। प्लस आपकी सेक्सुअल हेल्थ, अगर आप इस जूस का उपयोग प्रतिदिन करते हैं तो आपकी सेक्सुअल हेल्थ अच्छी रहेगी। बेसिकली बीटरूट, वाटरमेलन और पोमीग्रेनेट। पॉमग्रेनेट और आपका नट्स एंड सीड्स जो मैंने नट्स एंड आपको बताया, सीड्स। वॉलनट, आमंड्स और आपका पम्पकिन सीड्स, अगर आप इसको मिक्स करके लेते हैं। इसी के साथ अगर आप इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और मिला लें तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ये आपको हेल्प करेगा। ओके। और इसके साथ आपको एल सिट्रुलिन रिच डाइट्स लेनी है ओके। और एल आर्जिनिन रिच डाइट्स लेनी है। एल सिट्रुलिन में आपका वाटरमेलन आ जाता है, कुकम्बर आ जाता है। पम्पकिन सीड्स आप लीजिए, पम्पकिन सीड्स आपका एल सिट्रुलिन रिच भी है, एल आर्जिनिन रिच भी हम्म। है ना इसमें। और साथ में अगर एल आर्जिनिन रिच डाइट्स की हम बात करें, आप सोयाबीन ले सकते हो। अच्छा। हाँ, दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एल आर्जिनिन, ओके। है ना। और साथ में आप जो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, लाइक आपका दूध, दही, मक्खन, पनीर, छाछ, मट्ठा, इन सब में आपको एल आर्जिनिन अच्छी मात्रा में मिलता है। और आमंड्स लीजिए साथ में, इट इज़ ऑल्सो गुड। इसी के साथ अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली मेंटेन करना चाहते हैं तो मैं अक्सर एक चीज़ अपने पेशेंटों में भी सजेस्ट करता हूँ, जिसके बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स हैं बगैर कोई बाहर से टेस्टोस्टेरोन दिए हुए, कि आप उड़द की दाल लीजिए। हफ्ते अच्छा। में 2 बार आप काली उड़द की दाल लीजिए, उसमें आप लहसुन और हींग का तड़का लगाइए, वो भी गाय के घी में। देखिए, गाय का घी बाजी कारक माना गया है आयुर्वेद में, है ना, जिसका सेक्सुअल हेल्थ में बहुत मेजर रोल है। लेकिन अगर अवेलेबल ही नहीं है तो? अब देखिए, अवेलेबल नहीं है तो उसको, अगर आपकी चाह है तो अवेलेबल कीजिए, वरना दूसरा सोर्स है कि आप फेनुग्रीक सीड्स, हम्म। है ना, फेनुग्रीक सीड्स मतलब मेथी के दाने। हम्म। मेथी को आपको पीसना नहीं है, पाउडर नहीं बनाना है, मेथी के दाने आप रात में सोने से पहले अगर आप ले लेते हैं तो ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को, प्लस मेथी के दाने में फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, अगर आप इसको सेवन करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके। इसी के साथ कुछ लोगों की कंप्लेन रहती है कि सेक्स आफ्टर इंटरकोर्स वीकनेस रहती है उनके अंदर, तो वो गाय का दूध लें, उसमें ज़रूरत अनुसार मिश्री मिला लें और 1 चम्मच गाय का घी मिलाएं। अच्छा। हाँ, तो वीकनेस आफ्टर सेक्स में ये काफ़ी कारगर है और लोगों को काफ़ी इससे मदद मिलती है। अब हम बात करेंगे, ये तो बात देखिए डाइट की हो गई। अगर इतनी चीज़ें डाइट में कोई भी व्यक्ति अगर मेंटेन करता है तो वो सेक्सुअली फिट रहेगा। हम्म। और अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। देखिए, एक्सरसाइज की जहाँ तक बात है तो एक्सरसाइजेज में आपको कीगल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जो कि आपके पेल्विक फ्लोर को स्ट्रांग रखती हैं और इसका बहुत मेजर रोल है आपकी सेक्सुअल हेल्थ में। साथ ही साथ आपको मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। ओके। मॉर्निंग वॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मॉर्निंग वॉक अपने व्यस्त लाइफस्टाइल के कारण नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट
ये नियम बना लीजिए कि मैं 45 मिनट की वॉकिंग आप ज़रूर करें, कम से ब्रिस्क कम। वॉकिंग मिनिमम। क्योंकि देखिए मेडिकल साइंस में है कि जिसके पैर चलेंगे उसके प्राइवेट ऑर्गन्स भी चलेंगे। हम्म। तो क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड रहता है, तो दिस विल हेल्प। साथ में अब हम बात करते हैं योग की। योग में जो मेनली है कि आदमी को अलोम विलोम प्राणायाम इसको महत्व देना चाहिए। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसी के साथ आपको वज्रौली मुद्रा और साथ में आपका अश्वनी मुद्रा, इन दोनों को करना चाहिए। ये आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रांग रखते हैं। साथ ही आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ये आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। और इसी के साथ आपको वज्र आसन भी करना चाहिए, क्योंकि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस रखता है और डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत मेजर रोल होता है आपकी सेक्सुअल हेल्थ में, सेक्सुअल हेल्थ पे। प्लस फर्टिलिटी हेल्थ। ओके। तो अगर आप ये उपाय अपनाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप हेल्दी रहेंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर सारांश के साथ हमने विस्तार से बातचीत की है आज कि किसी भी आम इंसान को, एक कपल को अपनी इंटीमेट लाइफ में किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, उनका क्या सल्यूशन है, और लास्ट में उन्होंने काफ़ी विस्तार से हमें बताया है कि खाने पीने की चीज़ें और योगा एक्सरसाइजेस से आप अपनी लाइफ को एक हेल्दी दिशा कैसे दे सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी।